Yesterday we have seen the effect of fixed and fluctuating capital, and हम लोगों ने उसके सम्स भी सॉल्व किए थे. आज हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसका सम सॉल्व तो करेंगे लेकिन लेजर बाद में बनाएंगे. हम लोग अभी पहले इसका जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. वैसे तो फाइनल अकाउंट में जर्नल एंट्रीज की जरूरत नहीं है, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग विल पास ऑल द जर्नल एंट्रीज. तो पहला हम लोग देंगे इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग. अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सारे एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में ही होने वाले हैं. तो एंट्रीज तो कहाँ से शुरू होंगे? सन एंड मून, उनका कैपिटल बैलेंस ऑलरेडी कुछ है तो वो तो एंट्री में नहीं आएगा. उन्होंने प्रॉफिट शेयर 3:2 में करते, वो उसका भी कोई एंट्री नहीं है, ये तो बैलेंसेस है. क्योंकि now they also introduce additional capital of 2,25,000 and 1,50,000. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी पार्टनरशिप के फर्म में? तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उन्होंने एडिशनल कैपिटल लाया है ना, टू सन्स कैपिटल अकाउंट टू मून्स कैपिटल अकाउंट. तो उन्होंने 2,25,000 एंड 1,50,000 इंट्रोड्यूस किए हैं, and the total amount introduced is 3,75,000. This is additional capital introduced, journal entry. Then next, interest on capital is 5% for both. तो हम लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करना है कैपिटल पे, तो 10 लाख पे 5%, now the next entry is to make the provision for interest on capital. अब कैपिटल पे इंटरेस्ट तो 5% है, लेकिन कौन से कैपिटल पे? जनरली तो ओपनिंग कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस किया. तो ओपनिंग कैपिटल पे तो आप पूरा 5% का इंटरेस्ट दोगे. दैट विल बी ऑन 10 लाख यू विल पे 5%, दैट विल बी 50,000. अब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है सन ने 2,25,000 का, उस पे 5% इंटरेस्ट, लेकिन ये हम लोग 6 मंथ्स के लिए देंगे क्योंकि हमको पता नहीं है कि कैपिटल कब इंट्रोड्यूस किया है. तो टोटल इंटरेस्ट होगा 55,625. सिमिलरली मून का भी 5 लाख पे 5% का इंटरेस्ट होगा, और एडिशनल कैपिटल था 1,50,000, उस पे 5% का इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स. तो 1.5 लाख पे 1,50,000 पे 5% का इंटरेस्ट for 6 months, it will be 3,750. Total interest will be 28,750. और अब हम लोग इसकी एंट्री पास करेंगे. तो इसकी एंट्री क्या आएगी? उसको इंटरेस्ट मिला, तो एंट्री होगी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट to Sun's capital account to Moon's capital account.
तो ये हो गया 5625 सॉरी 55,625। तो ये कैसे निकाला हम लोगों ने? 10 लाख पे 5%, तो इसका कैलकुलेशन आप पीछे करके दिखाओगे। और 2,25,000 पे 5% एट फॉर 6 मंथ्स, और ये हो गया 28,750। तो उसकी टोटल इधर आ जाएगी आपकी, और आप इसके कैलकुलेशंस इधर करके बताऊंगी। दिस विल बी 10 lakh into 5% plus 2,25,000 into 5% और 6 months, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कैपिटल कब इंट्रोड्यूस किया था। सिमिलरली मून का जो है वो भी इंटरेस्ट कैसे आएगा? 5 लाख पे 5% प्लस 1,50,000 पे 5% फॉर 6 months। तो ये इधर टोटल आ जाएगी। That is 84,375. Now this was interest on capital. Next, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स कैसे चार्ज होते हैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट सॉरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मून्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, इसलिए वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। ये उसकी एंट्री हो जाएगी विथ वॉट एवर अमाउंट 22,500 and 15,000। $15,000 and the total will be given here 37,500. This will be capital drawings charge. Now interest on drawings. So it will be interest on drawings account debit to, sorry, wrong entry. Interest on drawing है तो that will be sons capital account debit moon's capital account debit to interest on drawings account। तो इनका क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? दिस इज 1350 and 900। So it is 2250। Then the next one, next entry, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया सैलरी। सैलरी सिर्फ सन को मिल रही है, तो एंट्री क्या होगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सन, कमीशन दोनों को मिल रहा है, तो सैलरी की एंट्री क्या होगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सन्स कैपिटल अकाउंट।
अमाउंट तो जो है वो आप लिख लो उधर। ओके, अभी कमीशन मिलेगा उनको, तो एंट्री होगा कमीशन अकाउंट डेबिट, टू सन्स कैपिटल अकाउंट, टू मून्स कैपिटल अकाउंट। एंड देन शेयर इन लॉस फॉर द ईयर। अब लॉस हो गया है तो एंट्री आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो इट विल बी सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मून्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So these are the entries. You can write down the amount from the textbook. तो ये एंट्रीज होती है। ये एंट्रीज एक बार इसलिए करनी है क्योंकि आपको पता हो कि क्यों कोई चीज डेबिट या क्रेडिट में जाती है। तो जब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है तो डेफिनेटली उसके क्रेडिट में जाएगा, और जब वो डेबिट होता है तो उसके डेबिट में जाएगा। Now all these entries were when we were using fluctuating capital method. अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड यूज करेंगे तो सेम एंट्रीज होंगी, लेकिन वहां पे कैपिटल नहीं करंट अकाउंट आएगा फॉर फ्लक्चुएटिंग। तो इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल कैपिटल, दिस विल बी टू कैपिटल अकाउंट, दिस विल बी बैंक अकाउंट टू सन एंड मून्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सन्स करंट अकाउंट, मून्स करंट अकाउंट। ड्रॉइंग्स, सन्स करंट अकाउंट, मून्स करंट अकाउंट टू ड्रॉइंग्स। तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो हम लोग डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट्स को एंट्री दे देंगे, लेकिन जब फिक्स्ड होगा तो ये सारे एंट्रीज करंट अकाउंट को होंगे। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम। Now we'll talk about final accounts. You have also done this in 11th, but still let us talk about this. हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं तो पहले जर्नल में एंट्रीज करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे, फिर लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को लेके ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं कि हमको पता चले कि भाई न्यूमेरिकली तो करेक्ट है ना हम लोगों ने जो कुछ किया है वो। फिर उसके बाद उस ट्रायल बैलेंस को के सारे आइटम्स को हम लोग अलग अलग अकाउंट्स में डालेंगे, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, एंड दिस विल फॉर्म योर फाइनल अकाउंट। सो फाइनल अकाउंट कंसिस्ट 3 अकाउंट्स, मेकिंग ट्रेडिंग अकाउंट, मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड मेकिंग अ बैलेंस शीट स्टेटमेंट। बैलेंस शीट हमेशा ईयर एंड में बनाया जाता है, ट्रेडिंग P&L भी, फाइनल अकाउंट्स ही हमेशा ईयर एंड में बनाया जाता है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपका ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये आपका ईयर होता है इनकम टैक्स के हिसाब से। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। हम लोग देखेंगे ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस सारे लेजर अकाउंट्स के जो बैलेंसेस है उनको आप 2 हिस्सों में डाल देते हो, डेबिट साइड एक जगह पे, क्रेडिट साइड एक जगह पे, और उनकी टोटल करते हो। जनरली ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। ट्रायल बैलेंस का टैली होना इसका मतलब आपने सारी एंट्रीज को न्यूमेरिकली करेक्ट पोस्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सारा अकाउंटिंग ठीक ही है। ओके, तो ये बस एक ट्रायल है। अब इससे हम लोग एक्चुअल अकाउंट्स बनाएंगे। अब एडजस्टमेंट्स क्या होती है, कभी कभी ईयर एंड होते होते और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कुछ चीजें आपके सामने आएंगी, तो उसका भी इफेक्ट आपको इसी साल के फाइनल अकाउंट्स में देना पड़ेगा, तो वो होते हैं एडजस्टमेंट्स। तो आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया और उसके बाद आपको पता चला अरे कोई सेल हो गया है या कोई परचेस हो गया है, तो उसको इसी साल में मेंशन करना पड़ेगा, तो वो सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। या कभी कभी कोई गलतियां हो जाती है अकाउंट्स लिखते वक्त, तो वो हम लोग एडजस्टमेंट्स में कर लेते हैं। Trading account shows gross profit and loss, P&L shows net profit and loss, and balance sheet shows the position.
जनरली बैलेंस शीट टैली हो जाता है, एसेट्स और लायबिलिटीज if they are equal then that shows you the position of your business. The first is trading account. ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम जाते हैं। अब क्या होता है ये डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम? डायरेक्ट इनकम का मतलब ये है कि मेरा जो बिजनेस है उससे जो इनकम मिलता है वो मेरा डायरेक्ट इनकम है। तो जैसे अगर मेरा बिजनेस है कि मैं क्लासेस लेती हूँ, तो मेरा जो क्लासेस से मेरा जो इनकम होगा वो मेरा डायरेक्ट इनकम है। लेकिन अगर मैंने इसी इनकम को इन्वेस्ट किया और उससे मुझे कोई इंटरेस्ट मिला, तो ये इंटरेस्ट मेरा इनडायरेक्ट इनकम है, वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, वो पीएनएल में आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ डायरेक्ट इनकम आते हैं, मतलब मेरे बिजनेस ऑपरेशन से जो मुझे बिजनेस ऑपरेशन से जो रिसीट्स आती है वो डायरेक्ट इनकम में आ जाता है। तो सेल्स आ जाएगा यहाँ पे, ये डायरेक्ट इनकम। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम लोग इधर रिकॉर्ड करते हैं, तो वो सारा खर्चा जो मैं क्लास के लिए इनकर करती हूँ, तो मेरे जूम ऐप का मैं पेमेंट करूंगी तो वो डायरेक्ट इनकम एक्सपेंस हो गया। मेरे नोट्स को अगर मैं प्रिंट करती हूँ तो वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो दीज आर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो इन ट्रेडिंग अकाउंट आई विल पोस्ट ऑल डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यूजुअली क्रेडिट साइड पे सारे इनकम जाते हैं क्योंकि ये ट्रेडिंग जो है वो नॉमिनल है, और डेबिट पे सारे एक्सपेंसेस जाते हैं, और इनका जो बैलेंस निकलता है उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलेंगे। The trading account indicates the result of buying and selling of goods. While preparing this account, general establishment charges are ignored and only the transaction related to goods are included. सिर्फ गुड्स के रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस दिए हुए, बाकी कोई ट्रांजैक्शंस इसमें मेंशन नहीं किए होते। तो ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। You should draw this format. Even if you have drawn it in 11th standard, still you should draw, क्योंकि आप एक दो बार अगर ये फॉर्मेट को लिखते हो तो आप फाइनल अकाउंट बनाते वक्त ये बहुत क्लियर हो जाता है कि कौन सा आइटम कौन से साइड पे आएगा। जैसे देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है तो डेबिट साइड पे सारे देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, फ्रेट, ये सारे एक्सपेंसेस जो है, ये फ्रेट है, डॉक चार्जेस है, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, सैलरीज, इंपोर्ट ड्यूटीज, कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, रॉयल्टी, प्राइमरी पैकिंग, फैक्ट्री हीटिंग, लाइटिंग, सब जो डायरेक्ट है, जो गुड्स के रिलेटेड है, वो सारे आपके डेबिट में आ जाएंगे। और ये साइड पे आएगा सेल्स, इनकम, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल, एक्सीडेंट, विथड्रॉन बाय पार्टनर, क्लोजिंग स्टॉक। अगर लॉस आ गया तो इधर, अच्छा एट अ टाइम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस नहीं आएगा। इफ क्रेडिट is greater than debit, then you will get gross profit. If debit is greater than credit, then you will get gross loss. अब यहाँ पे इन्होंने दिया है वेजेस एंड सैलरीज। जब वेजेस और सैलरीज होता है तो आप ट्रेडिंग में डालोगे, जब सैलरीज और वेजेस होता है तो आप पीएनएल में डालोगे। तो पहले वेजेस आया तो ट्रेडिंग में, सैलरीज आया पहले तो पीएनएल में। अगर सिर्फ वेजेस अकाउंट आया तो ट्रेडिंग में आएगा, और सिर्फ सैलरी आया तो पीएनएल में जाएगा। You should draw this format. नेक्स्ट अकाउंट इज पीएनएल अकाउंट। अब ये पीएनएल अकाउंट जो है ये सारे इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है। मतलब वो सारे इनकम जो आपको इन्वेस्टमेंट से मिले हो, आपने जो आपके बिजनेस से कमाया हुआ अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया होगा, उससे जो आपको इनकम मिला है वो सब पीएनएल में जाएगा। फिर ऑफिस के रिलेटेड, मेंटेनेंस के रिलेटेड जो सारे खर्चे वो सब डेबिट में जाएगा। तो P&L account will record all indirect expenses and all indirect income. Indirect expenses will be on the debit side and income will be on the credit side. और जो भी रिजल्ट आएगा P&L का वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो अगर डेबिट साइड बड़ी है तो नेट लॉस आएगा, और अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो नेट प्रॉफिट आएगा। अब ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है, ये सब पार्टनर्स को ट्रांसफर होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में।
अगर प्रॉफिट भी हुआ तो वो पार्टनर्स को जाएगा, अगर लॉस भी हुआ तो वो पार्टनर्स को जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो वो उनके रेशियो में जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेट पीएनएल का। पीएनएल अकाउंट जनरली बहुत बड़ा बनाना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत बहुत आइटम्स पीएनएल के ही होते हैं। सारे इनडायरेक्ट आइटम इधर क्रेडिट साइड में आएंगे, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर डेबिट में आएंगे। और एंड में जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा वो पार्टनर्स को ट्रांसफर होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ द नेक्स्ट वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आपका फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। अगर बैलेंस शीट टैली हो जाए तो योर एसेट इज इक्वल्स टू योर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो ये आपका एक क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस्ड हो गया, आपका पोजीशन अच्छा दिखेगा इससे। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म ऑन अ पर्टिकुलर डे। बैलेंस शीट एक पीरियड के लिए नहीं, एक डे के लिए बनता है। राइट हैंड साइड जो है बैलेंस शीट की वो एसेट्स होती है, और जनरली हम लोग फिक्स एसेट्स लिखते हैं, फिर उसके नीचे करंट एसेट्स लिख देते हैं और एंड में कैश लिख देते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो लायबिलिटी साइड होती है, वहां पे ऊपर पार्टनर्स का कैपिटल आएगा, करंट अकाउंट आएगा और फिर सारे लायबिलिटीज आएंगे। बैलेंस शीट में जनरली सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट ही आते हैं, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज और रियल पर्सनल अकाउंट, सिर्फ इतना ही बैलेंस शीट में आएगा, ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। और एडजस्टमेंट जो है वो आएंगी बैलेंस शीट में। अब एक बात बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि जो भी आइटम आपके ट्रेड ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो सिर्फ एक ही बार पोस्ट होगा फाइनल अकाउंट में। एक तो वो ट्रेडिंग में होगा, पीएनएल में होगा या बैलेंस शीट में होगा, बट इट विल हैव ओनली वन इफेक्ट। क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में है, इसका मतलब उसका एक इफेक्ट ऑलरेडी दे दिया है और दूसरा इफेक्ट देना बाकी था, इसलिए फाइनल अकाउंट्स में उसका बस एक ही इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर हिडन एडजस्टमेंट्स होंगी तो ही उसका 2 इफेक्ट आएगा। बाकी जो चीजें एडजस्टमेंट्स में दी जाती है उनके हमेशा 2 या कभी कभी 2 से ज्यादा इफेक्ट आते हैं। हम लोगों ने जो 11th में स्टडी किया वो प्रोप्राइटरी फाइनल अकाउंट्स था, प्रोप्राइटरी फर्म का फाइनल अकाउंट था। अब हम लोग पार्टनरशिप फर्म का कर रहे हैं। तो 11th का जो फाइनल अकाउंट था वहां पे प्रॉफिट डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट को चला जाता था प्रोप्राइटर के, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वो पार्टनर्स को जाएगा, क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको सेम लगे और है भी, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे डिफरेंट एडजस्टमेंट्स है। बहुत सारे एडजस्टमेंट्स के बारे में उन्होंने इधर लिख के दिया है, जिनके बारे में हम लोग अभी कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।